वेरी वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। ये विमुद्रीकरण का टॉप 100 जो क्या नाम मैं सबसे बेहतरीन पूरे यूट्यूब पे मैं क्लास तो करा ही चुका हूँ। अब अपनी क्लास से 100 क्वेश्चन ला रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन हमें लगता है विमुद्रीकरण के लगभग में 116 के क्वेश्चन 116 की साइड में होंगे। और इतने पूरे क्वेश्चन कर लिए तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग कि विमुद्रीकरण का क्वेश्चन छोड़ के आओगे। मैंने हर उस संभावना को ख़त्म कर दिया है जहाँ से ये आवाज़ उठती थी कि यूपीपीबी में एग्जाम को मतलब कि किसी भी एग्जाम में जीएस नहीं फंसती है। यदि आपने नहीं कर पाया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो और बच्चे कर पाएंगे। यदि मेरे से पढ़ के नहीं कर पाए तो कहीं से नहीं कर पाओगे। बस अपनी क्लास पे स्टार्ट करते हैं। टॉप 100 क्वेश्चन होंगे और देखिएगा चलते चलते कि क्या क्या कमाल होता है इस क्लास में। और हाँ, बीच में परेशान मत होइएगा। पहले बार सिलेबस देखिएगा, उस सिलेबस के अनुसार ही पढ़िएगा। मैंने पहले भी पढ़ा है तो इस बार भी सिलेबस के अनुसार ही पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन भी सिलेबस के अनुसार आ रहे हैं। विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव में क्या सिस्टम है। विमुद्रीकरण तो सब लोग पढ़ लेते हैं लेकिन उसका प्रभाव कोई नहीं पढ़ पाता। तो मैंने उसके प्रभाव से भी क्वेश्चन लिए हैं। इसलिए ज़्यादा चकचक मत करना कि भैया इतने ज़्यादा क्वेश्चन क्यों करा दिए, ये क्यों करा दिया। कुछ क्वेश्चन आपके क्या नाम नॉर्मल समझ पे भी मतलब डिपेंड करेंगे कि हाँ, यदि आपने यहाँ पे सोच डेवलप कर ली, हाँ ऐसा वैसा हो सकता है, तो आप क्वेश्चन वहाँ पे कर जाओगे जाके। चलो चलते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले और सबसे तगड़ा क्वेश्चन, और ये रेडियो ऑपरेटर में वाला क्वेश्चन आया था। साथ में मैंने लिखा नहीं तो आप लोग परेशान हो जाएंगे। रेडियो ऑपरेटर में क्वेश्चन आया था, नहीं तो कहोगे इतने बड़े क्वेश्चन कहाँ से क्या लाए। निम्न में से किस मूल्य, यहाँ पे मुझे लिखा है, इसको क्या नाम बिल्कुल हटा दीजिएगा, इसका कोई काम यहाँ पे नहीं है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ यही पढ़िएगा कि निम्न में से किस मूल्य वर्ग के सिक्के मतलब रुपए के नोट को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल रानी की वाव मतलब शामिल किया गया है। रानी की वाव यहाँ पे नहीं था, मैंने लिख लिया था कि आप लोग समझ में आ जाए। तो मतलब कि इसमें एक क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित के कौन सा मूल्य वर्ग का नोट यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल है। ये क्या नाम 1000 का नोट है ही नहीं, कोई 500 का नोट है ही नहीं, शामिल ही नहीं है। तो रानी की वाव किस में है। एक राजा की 100 रानियाँ होती थी, तो 100 के नोट है, 100 का नोट है कि नहीं। इसका मतलब आंसर नंबर सी इज राइट। ध्यान से सुनना कि रानी की वाव किस नोट में शामिल है, या ये चीज़ हटाई जा सकती है, पूछा जा सकता है कि यूनेस्को में शामिल क्या नाम ये कौन से नोट पे क्या नाम मतलब चित्र छपा हुआ जो यूनेस्को में शामिल है। तो आप क्या बताओगे, तो आप 100 का नोट बताओगे जिस पे रानी की वाव है। अब आप लोग ये भी बताइएगा रानी की जो वाव है वो कहाँ है। रानी की वाव है गुजरात में, गुजरात राज्य में है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोग इतना बेहतर समझ गए हो कि अब ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मैं थोड़ा फास्ट चलूँगा क्योंकि 116 क्वेश्चन कराने हैं तो क्लास तो थोड़ी लंबी जाएगी। मैं फास्टली ही कराऊंगा। आप ये लोग ट्रिक से याद कर चुके हैं, इसे मैं याद नहीं कराऊंगा। बस आज इनसे कोई ये चीज़ याद कराएं, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में। एलोरा कहाँ है, महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में। हम्पी का रथ कहाँ है, कर्नाटक में। हम्पी का रथ कहाँ है, कर्नाटक में। रानी की बाग गुजरात में। सांची का स्तूप, सांची का स्तूप कहाँ है, एमपी में। हाँ, एमपी में है शायद। लाल किला दिल्ली में, लाल किला दिल्ली में। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इसके कोई क्वेश्चन नहीं। मैं इस चैप्टर से लगभग में इस वाले पोर्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते थे नहीं, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को क्या नाम ट्रिक से याद करा रखा है। सब कुछ पीछे देख लीजिए, वीडियो पड़ा विमुद्रीकरण पार्ट 2 के नाम से, वहाँ से मतलब कि 5 सेकंड में चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। इसलिए इससे हमने क्वेश्चन नहीं लिए, स्लाइड को अच्छे से रट डालिएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह रुपए, जो प्रतीक चिन्ह क्या है, रुपया है, इसको कब चुना गया। कब चुना गया था, 2009 में नहीं, 2012 में नहीं, 2010 में चुना गया था। और इसके जो क्या नाम जो डिजाइनकार थे, जो डिजाइन किसने किया था, डी उदय कुमार ने किया था। डी उदय कुमार ने किया था। और इस क्वेश्चन का आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा। कौन, भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह कब चुना गया, 2010 में चुना गया। अब देखिएगा, भारत में पहली बार विमुद्रीकरण गतिविधि कब की गई थी। ये भी रेडियो ऑपरेटर में क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में सबसे पहली बार विमुद्रीकरण की गतिविधि कब की गई थी। 1946 में की गई थी, आज़ादी से पहले। ना कि 96, न तो 1906, 2016 में तो तीसरी बार हुई थी, थर्ड टाइम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट। 1946 में हुई थी पहली बार विमुद्रीकरण की गतिविधि अपनाई गई थी। ये भी देखिएगा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन सारे या तो पूछे गए या तो पूछे जाने की संभावना है, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं कि आप लोग कहोगे भैया इतने क्वेश्चन पर कहाँ से लाए हो। ठीक है, जितने हैं उतने करने पड़ेंगे। निम्नलिखित में कौन सा स्वयं केंद्र सरकार के नजरिए से 2016 की विमुद्रीकरण का दोष था। विमुद्रीकरण का प्रभाव से क्वेश्चन है, याद रखना। और ये रेडियो ऑपरेटर में क्वेश्चन यही आया था। जो आया मैं बोलता जाऊंगा कि निम्नलिखित कौन सा स्वयं केंद्र सरकार के नजरिए से 2016 की विमुद्रीकरण का दोष था। कौन सा था कि प्रचलित युवान, इससे कोई लेना देना नहीं। भारत सरकार के नई करेंसी नोट की छपाई की लागत, हाँ सबसे बड़ा दोष था कि हम नए करेंसी नोट कैसे छापेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। यूके का ब्रेग्जिट, यूके से ब्रेग्जिट हो गया, मतलब जो यूनाइटेड किंगडम जो नहीं क्या नाम ब्रेग्जिट हुआ था, मतलब कि ब्रिक्स से एग्जिट हुआ था, तो उसे बोलते हैं ब्रेग्जिट। तो इसका कोई लेना देना नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। कहाँ, भारत सरकार की नई करेंसी नोट की छपाई की लागत का था।
और हाँ, कोई ये क्लास लेट हो जा रही है, कुछ भी बोला 2 मिनट बात कर लेते हैं, आपका 10 रुपये या 20 रुपये में डोनेट करने में कुछ नहीं चला जाएगा। और ये क्लास सुनो, ये सोच रहे हो कि मैं राजा हो जाऊँगा, मुझे पैसे दे रहे हो, तो कतई मत करना, मेरे पास एक भी रुपये नहीं आने वाला। आप इस पे डोनेट करना इसलिए ताकि हम आपको क्वेश्चन जल्दी प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करा सकें। ये नहीं है कि पता 3 से 5 लोगों ने 1-1 रुपये तक दिया, पता आपका 1-1 रुपये भी बहुत हो जाएगा। ये 100 लड़कों ने 10-10 रुपये तक कर दिए, तब भी आपकी 2-3 प्रैक्टिस सेट की टाइपिंग कास्ट निकल जाएगी। हम टाइपिंग कराना पड़ता है भाई साहब। यदि आप लोग करना चाहें तो ज़रूर करिएगा डोनेट, कोई हम अपने लिए नहीं, आपके 10 रुपये आपको, जब आप 10 रुपये दोगे तो आपको क्या नाम 1000 का कंटेंट आपको मिलेगा और नौकरी लग जाएगी, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो आप लोग डोनेट करिएगा, क्योंकि हम ज़्यादा नहीं करते, हमें खुद ऐसा लगता है। और बाकी यदि ऐसा कुछ नहीं हो पाता तो हम क्वेश्चन हाथ से लिख के ही क्या नाम जो बच्चों ने दिया उनको हम प्रोवाइड करा देंगे। बाकी आपको पता ही है यूट्यूब पे पूरा, इससे ज़्यादा यूट्यूब से मतलब यूट्यूब पर इससे बेस्ट कंटेंट हो ही नहीं सकता है। तो ज़्यादा दिन नहीं टिकेंगे, जिसका मन हो, जितने भी हों, ऐसा नहीं कि 10 नहीं कर 10 कर सको, 1 कर सको, आधा रुपये कर सको, लेकिन हाँ डोनेशन ज़रूर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपको उसके 10 गुने के रूप में वापस मिलेगा, ना कि मुझे मिलेगा, क्योंकि मुझे टाइपिंग कास्ट देनी पड़ती है, थंबनेल कास्ट देनी पड़ती है। और कहने को तो बहुत पहले कहते हाँ भैया हम ये करेंगे वो करेंगे, 5 लगभग 5-6 हज़ार व्यूज आते हैं, 1-1 रुपये दोगे तब भी क्या नाम काम हो जाएगा। लेकिन 100 बच्चे भी दे दें, कोई बच्चे 20 बच्चों ने पैसे डोनेट किया, बताओ स्क्रीनशॉट लगा दें, लेकिन नहीं, मांगोगे तो मैं दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि आप लोगों ने दे दिया ना तो अच्छा निकल जाएगा। तो कोई बुरा लगा तो उसके लिए सॉरी, ये आपके लिए ना कि मेरे लिए। अपना खुद सोचना कि क्या इससे बेहतर कोई चीज़ मिल सकती है, बस बाकी कुछ नहीं मुझे पता। और इसको देखिएगा कि देखो 5 रुपये के ट्रैक्टर के नोट पे मैंने ट्रिक्स याद करा रखे, डायमेंशन याद कर रखे, इनकी क्या नाम चित्र याद करा रखे, नोट्स याद करा रखे, और उसके बाद में इनका क्या नाम कलर, ट्रैक्टर चलता है तो खेती होती है, जो हमारा क्या नाम खेत होता है उसमें फसल होती है, फसल कैसी होती है, हरी होती है। ये सब मैं ट्रिक से याद करा सकता हूँ, लेकिन आप लोग इसको रट के आइएगा, मैं अगले वीडियो हो सकता है ट्रिक से याद करा दूँ इसी प्रकार। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये मत सोचना कि बहुत फास्ट चल रहे हो भैया, हमें बहुत फास्ट चलना ही होगा, क्योंकि 100 से ऊपर क्वेश्चन कराने हैं, तो इसके लिए थोड़ा तो टाइम लगेगा ही। और मैं उल्टे क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए, चलो कोई बात नहीं। अभी तक ब्रिटिश और स्वतंत्र भारत दोनों को मिलाकर, मतलब ब्रिटिश आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद दोनों को मिला के इतिहास में कितनी बार विमुद्रीकरण किया जा चुका है? देखो 1946 में पहली बार हुआ, ठीक है। फिर कब हुआ? 1978 में हुआ दूसरी बार। फिर कब हुआ? 2016 में हुआ, 2016 में। तो टोटल कितनी बार विमुद्रीकरण हो चुका है? 3 बार हो चुका है। इसका आंसर 3 राइट होगा, बाकी हमें ऑप्शन पढ़ने ही नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, विमुद्रीकरण को निम्न में से किस अन्य नाम से जाना जाता है? विमुद्रीकरण को किस निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से जाना जाता है? विमुद्रीकरण को नोटबंदी के नाम से जाना जाता है। विमुद्रीकरण मुद्रा का विमुखीकरण, मतलब उसको अलग कर दो, मतलब नया नोट जारी कर दो। तो विमुद्रीकरण का मतलब होता है कि पहली जो मुद्रा का चलन चलता आ रहा है उसकी जगह पे दूसरी मुद्रा का चलन स्टार्ट कर देना, उसे बोलते हैं विमुद्रीकरण। जैसे 8 नवंबर 2016 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भाइयों बहनों आज रात 8 बजे से आपके नोट बंद हो जाएंगे। तो नोटबंदी हुई थी कब? 8 नवंबर 2016 को हुई थी। आगे क्वेश्चन आ सकता है इस चीज़ को साथ में बताते चल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नोटबंदी के नाम से फेमस है। अब क्वेश्चन बताइए कि 1987 में पहली बार किस नोट पर गांधी जी का चित्र छपा था? गांधी जी का चित्र कब छपा था? मतलब कि पहली बार 1987 में कौन से नोट पे छपा था, ये चीज़ बतानी है। आप हमारा कंटेंट देखना जाके, वहाँ पे सारा सब कुछ मिलेगा। आप आज यहाँ पे प्रैक्टिस करने आए, 500 के रुपये के नोट पे नहीं, 1000 के नोट पे नहीं, 200 के नोट पे नहीं, किस पे? 500 के नोट पे पहली बार छपा था गांधी जी का चित्र। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय नोट के पैनल पे कितनी भाषाएं हैं? एक चीज़ हम और बता दें, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से लिए गए, पूरे इंडिया से लिए गए, जितने भी एग्जाम में पूछे गए, जो संभावना बनती उनको मैंने लिखा है। आप भी जानते हो कि इतने क्वेश्चन कोई नहीं करा सकता है छोटे मोटे टॉपिक से। जीएसटी से आपने 30-40 क्वेश्चन किए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 क्वेश्चन। मैंने कितने कराए? और फिर भी अभी 10 क्वेश्चन और जीएसटी में कराना, अगली क्लास में हम शामिल कर लेंगे। जीएसटी एकदम हवा हवा कर देंगे। उसके बाद विमुद्रीकरण से 100 प्लस 1 मतलब 116 क्वेश्चन कराएंगे। तो सोच भी सकते हो कि आखिर मेहनत तो लगती है। तो भारतीय नोट के पैनल पर कितनी भाषाएँ? 12 हैं? नहीं, गलत है। 13 है? नहीं है। कितनी है? पैनल की बात कर रहे हैं, पैनल की बात कितनी? 15 है। इस वाले पैनल पे आप कितनी भाषाएं हैं? 15 है, ठीक है। भारतीय नोट के पैनल पे कितनी भाषाएं? 15 भाषाएं। अब देखिए भारतीय नोट पर कितनी भाषाएं टोटल, मतलब कि पूरे नोट पर कितनी भाषाएं छपती हैं? वो 17 छपती हैं, ठीक है। याद रखना इस क्वेश्चन को, टोटल नोट पे कितनी छपती हैं? 17 भाषाएं छपती हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा कि 2016 के विमुद्रीकरण के कारण कितनी परसेंट करेंसी गैर कानूनी हो गई थी? कितने परसेंट करेंसी गैर कानूनी हो गई थी? 84% नहीं, 86% करेंसी थी वो गैर कानूनी हो गई थी। गैर कानूनी मतलब कि जो 500 के नोट थे, 1000 के नोट थे, वो टोटल कितने बंद हुए थे?
गैरकानूनी मतलब इनका कानून में इनका चलन बंद हो गया था। वो टोटल 80% थे, 86%, ठीक है। तो इसका आंसर 86% है, जो क्या नाम करेंसी को गैरकानूनी कहा गया था। क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन पूछे जाने की संभावना है, इसीलिए मैंने इस चीज़ को लिख लिया। बस एक एग्जाम में आया था, साउथ का एग्जाम था और कहीं नहीं आया, इसलिए मैंने इसको लिख लिया है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत में पहली बार नोटबंदी कब हुई थी? 1950 में? 1950 में नहीं हुई थी। उससे पहले 1946, स्वतंत्र भारत की बात कर रहा हूँ। 1969 में नहीं हुई थी, 1978 में हुई थी। 1978 में हुई थी, 1978 में हुई थी पहली बार क्या ना स्वतंत्र भारत की। और जो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे कौन थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे। और उस टाइम पे क्या नाम जो पीएम मोरारजी देसाई, और जो गवर्नर थे वो आईजी पटेल थे। याद रखना, ये खूब पूछा जाता है। आईजी पटेल गवर्नर थे उस टाइम पे। और जो वित्त मंत्री थे हरिभाई एम पटेल, हरिभाई एम पटेल। इनको क्वेश्चन को मैं शामिल कर सकता था, लेकिन नहीं, मैंने कहा कि कुछ क्वेश्चन कम ही हो जाए। और जो 1978 में नोटबंदी हुई थी, उसमें कौन कौन से नोट बंद हुए थे? 5,000 याद रखना, और 10,000 के नोट बंद हुए थे 1978 की नोटबंदी में। और जो ये नोट चले थे 5,000 और 10,000 वाले, ये नोट कब स्टार्ट हुए थे? 1954 में दोबारा स्टार्ट हुए थे इनकी। बल्कि नोटबंदी, जो नोटबंदी इनकी हुई थी 1946 में नोटबंदी 5,000 और 10,000 के बंद हो गए थे, लेकिन फिर दोबारा 1954 में शुरू हो गए थे। और जब 1954 में शुरू हो गए तो फिर 1978 में इनको नोट बंद कर दिया गया। 1978 में 5,000 और 10,000 के नोट बंद किए गए थे। कौन कौन से नोट? 5,000 और 10,000 के नोट। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहीं पर ख़त्म कर दिया। अब इसमें क्या है कि 1 रुपये के नोट को कौन जारी करता है? सीधे सीधे बताओ, वित्त मंत्रालय 1 रुपये के नोट को जारी करता है, उसमें कुछ भी नहीं रटने वाली चीज़ है। अब देखो कि कौन सा विमुद्रीकरण का कारक नहीं है, कौन सा विमुद्रीकरण का कारक नहीं है? काले धन को हटाना विमुद्रीकरण का कारक है, कर चोरी को हटाना है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विमुद्रीकरण का मुद्रास्फीति कर चोरी को हटाना? 1 मिनट। अब देखो, काले धन हटता है, विमुद्रीकरण से काला धन हटता है, ये तो कारक है। कर चोरी को हटाना ये भी है, कर चोरी तो क्या नाम हट जाती है। लेकिन मुद्रा से महंगाई से कुछ लेना देना नहीं इसका, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? महंगाई। ये प्रभाव में बात आप हो रही है, ठीक है। नहीं तो आप सोचो कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विमुद्रीकरण का लाभ नहीं है? काले धन में कमी होती है, ये तो लाभ है। जाल करेंसी में कमी, ये भी लाभ है। आयकर में वृद्धि, जनता को असुविधा, जनता को असुविधा भी होती है। आयकर में वृद्धि, ये चीज़ गलत है। तो इसका कौन सा ऑप्शन है? नंबर 3। अब देखो अगला क्वेश्चन। अब देखो क्या कह रहा है कि 1 रुपये के नोट पे किसका हस्ताक्षर होता है? किसका होता है? वित्त मंत्री का। किसका होता है? वित्त मंत्री का हस्ताक्षर होता है 1 रुपये के नोट पर। ये क्वेश्चन देखो कि विमुद्रीकरण के बाद कितने लोग अपने नगद को डिजिटाइज करने में सफल हुए थे? नगद को, जो उनके पास पैसा था। क्या है कि विमुद्रीकरण के बाद, जो विमुद्रीकरण 2016 में होते हैं, 2016 की बात हो रही है, ठीक है। तो कितने लोग अपने नगद जो पैसा था उसको डिजिटाइज करने में सफल हुए थे, उसको क्या नाम बचा पाए थे पैसे को? कितने लोगों की बात हो रही है, ठीक है। जो क्या नाम कितने दिन का टाइम दिया गया, तो वो भी आगे क्वेश्चन आएगा उस चीज़ में, तब वो चीज़ वहाँ पे बताएंगे। तो कितने लोग बचे थे? 30 मिलियन लोग बचे थे, मतलब जो डिजिटाइज कर पाए थे अपने पैसे को। ये भी क्वेश्चन है कि विमुद्रीकरण के दौरान कितने लोग अपने पुराने नोट नहीं बदल सके थे? कितने लोग अपने पुराने नोट नहीं बदल सकते? 2 मिलियन लोग अपने पुराने नोट नहीं बदल सके थे। मतलब कि जो क्वेश्चन बचा था, जो पैसा बचा था, जैसे कि आप भी होंगे, आपके भी घर में भी 1,000-500 के नोट निकलते होंगे, तो कितने लोग थे? 2 मिलियन लोग ऐसे थे जो क्या नाम नोटबंदी के टाइम पे अपने नोट को नहीं बदल सके थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विमुद्रीकरण के दौरान कितने दिनों के बाद बैंकों में नकदी की स्थिति सुधरी थी? नकदी मतलब कि जैसे हम लोग छुटाने जाते हैं ना पैसा, आप लोगों को भी पता होगा कि हम बैंक में लाइन में लगते हैं और फिर पैसा छुटाते हैं। तो कितने बाद, जो नोटबंदी के कितने दिनों बाद बैंक की स्थिति सुधर गई थी? हाँ, कि अब आराम से लोग पैसा मतलब छुटा सकते हैं। कितने दिन बाद? 30 दिन बाद। 30 दिन बाद। अगला देखो, विमुद्रीकरण के बाद कितने प्रतिशत नकद वापस बैंक में, विमुद्रीकरण के बाद कितने प्रतिशत नकद वापस बैंक में हो गए थे? 99%। कितने? 99% नकद वापस हो गए थे। मतलब कि पैसा जितना था कि विमुद्रीकरण की गई थी, अब जैसे कि भारत की मार्केट में 100 करोड़ रुपया प्रचलित था, तो 100 करोड़ में विमुद्रीकरण होने के बाद 99 करोड़ रुपया वापस चला गया था। 1 करोड़ रुपया नहीं मतलब कि वापस हो पाया था। तो कितने प्रतिशत हो गया था वापस? 99%। एक क्वेश्चन देखो, विमुद्रीकरण के दौरान कितने लोग एटीएम से नकद निकालने में असमर्थ थे? नकद निकालने में असमर्थ थे कितने लोग? 3 मिलियन लोग, जो नकद जो पैसा था वो एटीएम से निकालने में असमर्थ थे। अब देखो विमुद्रीकरण का प्रभाव क्या पड़ा था कि देखो प्रभावित, विमुद्रीकरण के दौरान किस प्रकार के व्यवसाय सबसे अधिक प्रभावित हुए थे? खुदरा व्यवसाय, निर्माण व्यवसाय, या सेवा व्यवसाय, या कृषि व्यवसाय? सब सारे व्यवसाय मतलब कि प्रभावित हुए थे। इसमें क्या नाम एक चौथा 5वां ऑप्शन होना चाहिए कि आल।
ऑल ऑफ दी एबव। तो कितना, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था, यदि क्या नाम सभी ऑप्शन आए चारों के चारों तो आप सभी लगाओगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था इसमें क्या लिखा है कि कौन सा व्यवसाय सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ, तो कौन सा, खुदरा। खुदरा जो नहीं मतलब कि जो पैसे हम लेने जाते हैं, कोई सब्जी लेने जाते हैं तो वहाँ पैसे ही नहीं था, या कोई चीज़ लेने जाते हैं, जो फुटकर लेने जाते हैं उसे बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा हुआ था, खुदरा व्यवसाय प्रभावित हुआ था। विमुद्रीकरण के बाद कितने नए डिजिटल वॉलेट शुरू हो गए थे, विमुद्रीकरण के बाद कितने नए डिजिटल वॉलेट शुरू हो गए थे, कितने, 5 नए डिजिटल वॉलेट शुरू हो गए थे। उसके बाद देखिए कि विमुद्रीकरण के दौरान कितने लोग, कितने प्रतिशत लेन देन डिजिटल माध्यमों से किए गए थे। जब विमुद्रीकरण हो गया तो नोट तो उपलब्ध नहीं थे भारत में, तो कितने प्रतिशत लोगों ने डिजिटल माध्यम अपना लिया था, 20% लोगों ने डिजिटल माध्यम अपना लिया था, 20% लोगों ने। अब देखो क्या क्वेश्चन, कि विमुद्रीकरण के दौरान कितने दिनों तक बैंकों में कामकाज प्रभावित रहा था, कितने दिनों तक बताओ, 30 दिनों तक कामकाज प्रभावित रहा था, 30 दिनों तक बैंकों में। अब बताइए विमुद्रीकरण का अर्थ क्या है, मुद्रा का प्रचलन, मुद्रा का अवमूल्यन, प्रचलन में मुद्रा की समाप्ति, प्रचलन में मुद्रा की समाप्ति। विमुद्रीकरण का अर्थ है प्रचलन में, जो मतलब कि मुद्रा मार्केट में चल रही है उसको समाप्त कर देना, इसे विमुद्रीकरण कहते हैं। कि भारत में विमुद्रीकरण की घोषणा कब की गई थी, भारत में विमुद्रीकरण की घोषणा कब की गई थी, 8 नवंबर 2016 को की गई थी। उस टाइम पे पीएम नरेंद्र मोदी थे और जो गवर्नर थे वो उर्जित आर पटेल थे। गवर्नर कौन था, उर्जित आर पटेल थे। और जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, एफएम थे, वो कौन थे, अरुण जेटली थे, अरुण जेटली थे। और जो 500 और नोट कौन से बंद हुए थे, 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे, ठीक है। और जैसे कि कुल नोट जो 500 और 1000 के जो कुल नोट थे उनको भी बता रहे हैं, 500 और 1000 के जो कुल नोट थे वो 500 प्लस 1000 के जो कुल नोट थे उनकी संख्या 15.44 करोड़ थी, 15.44 करोड़ थी। और इनमें वापस हो गए थे 99% पैसा वापस आ गया था, ठीक है। और उसके बाद जब नोटबंदी हुई थी, जो नोटबंदी के बाद 2000 का नोट सबसे बड़ा नोट आया था। और फिर 2000 के नोट की नोटबंदी कब हुई, 2023 में से 2000 के नोट को चलाना बंद कर दिया गया है। तो आप लोग इसको ध्यान रखोगे। तो पीएम मोदी थे, गवर्नर उर्जित आर पटेल थे, वित्त मंत्री अरुण जेटली थे, 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे जिनकी संख्या 15.44 करोड़ थी और इनकी वापसी 99% हुई थी। और विमुद्रीकरण के बाद जो 2000 का नोट सबसे बड़ा बनाया गया था उसका विमुद्रीकरण कर दिया गया 2023 में। अब देखो विमुद्रीकरण की घोषणा किसने की थी, राष्ट्रपति ने नहीं की थी, प्रधानमंत्री ने की थी, वित्त मंत्री ने नहीं की थी, किसने की थी, प्रधानमंत्री ने। ये वाला क्वेश्चन देखो, विमुद्रीकरण के दौरान कौन सी मुद्रा को, नोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया था, कौन से नोट बंद कर दिए, कितने, कौन से नोट, 500 और 1000 के नोट, जो मैंने पहले ही बता दिए थे, 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे। अब अगला देखो क्वेश्चन, विमुद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, बिल्कुल था। आतंकवाद की फंडिंग पर अंकुश, बिल्कुल था। काले धन पर अंकुश, यहाँ पे लिख लो, नियंत्रण या अंकुश, शब्द छूट गया कोई बात नहीं। तो कितने, उपरोक्त सभी। विमुद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था, उपरोक्त सभी। अब देखो विमुद्रीकरण के बाद कौन सा नया नोट जारी किया गया था, विमुद्रीकरण के बाद कौन सा नया नोट जारी किया गया था, कौन सा, 2000 का नोट जारी किया गया था विमुद्रीकरण के बाद, 2000 का नोट, जो कि सबसे बड़ा नोट था 2016 की विमुद्रीकरण का। ये भी पूछा जा सकता है कि 2016 की विमुद्रीकरण का सबसे बड़ा नोट कौन सा जारी किया गया, जो जिसका विमुद्रीकरण 2023 में हो गया था, कौन सा, 2000 का नोट। क्वेश्चन हम करा चुके हैं शायद। विमुद्रीकरण के बाद जनता को पुराने नोट बदलने के लिए कितने दिन का समय दिया गया था, कितने दिन का, 30 दिन का समय दिया गया था। अब इस क्वेश्चन को देखो कि विमुद्रीकरण के बाद बैंक में जमा की गई राशि का निरीक्षण किसने किया था, बैंक में जमा की गई राशि का निरीक्षण किसने किया था। एक चीज़ और भी जो मैंने पिछला बता दिया था, जो क्वेश्चन नहीं था कि मैंने तो विमुद्रीकरण के बाद जनता को पुराने नोट बदलने के लिए कितने दिन का समय दिया गया था, वो 30 दिन का समय नहीं दिया गया था, वो 50 दिन का समय दिया गया था, 50 दिन का। उसको आंसर को करेक्ट करना है, कौन सा, 50 दिन का। जैसे कि आप विमुद्रीकरण की गई थी और तो सरकार ने वार्निंग जारी की थी कि 50 दिन के अंदर सब लोग अपना अपना नोट बदल लो, ठीक है। तो यही क्वेश्चन मैंने बताया था। और उसके बाद क्या क्वेश्चन है कि विमुद्रीकरण के बाद बैंक में जमा की गई राशि का निरीक्षण किसने किया था, आयकर विभाग ने किया था। जो बैंक में एक टोटल राशि वापस आई थी उसका निरीक्षण किसने किया था, आयकर विभाग ने किया था। देखो ये विमुद्रीकरण के प्रभाव से क्वेश्चन है। विमुद्रीकरण के प्रभाव में कौन सा सही है कि आर्थिक विकास में वृद्धि, आर्थिक विकास में वृद्धि, नगद की कमी, बिल्कुल था, ये भी था। डिजिटल लेन, जब भाई नोटबंदी हुई तो डिजिटल लेन देन बढ़ गया था, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होता। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ऐसे से क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए आप लोगों के क्वेश्चन पढ़ने चाहिए और उनको ध्यान देना चाहिए अच्छे से कि क्वेश्चन आखिर कहे क्या रहा है। विमुद्रीकरण के बाद किस क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था, सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा था, कृषि में पड़ा था, बिल्कुल। निर्माण मतलब कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था उसमें पड़ा था, लेबरों को रुपये नहीं दे पा रहे थे।
क्योंकि उनको तो नकद देना पड़ता है। सेवा क्षेत्र में बिल्कुल पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी ऑल ऑफ द एबव। अब देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि विमुद्रीकरण का सबसे बड़ा लाभ क्या था। विमुद्रीकरण के प्रभाव में क्वेश्चन आता है, तो इस चीज़ को आप जब पढ़ के जाओगे तो समझ के जाओगे तो वो चीज़ आपके माइंड में डेवलप होगी। और डबल स्पीड में देख लीजिएगा, हमें लगता है सारा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। विमुद्रीकरण का सबसे बड़ा प्रभाव क्या माना गया था? भ्रष्टाचार में कमी बिल्कुल, डिजिटल भुगतान का विस्तार बिल्कुल, नकली नोटों का अंत बिल्कुल। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तो इसका ऑप्शन सभी, क्योंकि भ्रष्टाचार में जब नोटबंदी कमी हुई तो भ्रष्टाचार में कमी अप्रूव आ जाएगी। डिजिटल भुगतान, जब आपके पास पैसे नहीं होते आप लोग मोबाइल की तरफ भागोगे, हाँ चलो ऑनलाइन पेमेंट कर दो। उसके बाद नकली नोटों का अंत, नकली नोट जो चल रहे थे उनका अंत हो गया। अब ये कह रहा है विमुद्रीकरण का सबसे बड़ा नुकसान क्या था? आर्थिक विकास में कमी बिल्कुल, नकद की कमी बिल्कुल, छोटे व्यवसाय पर असर बिल्कुल, तो इनको प्राप्त सभी। जो नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी का सबसे बड़ा दिक्कत क्या था? नोटबंदी किसने लागू किया थी? जो लागू करवाई थी वो आरबीआई ने करवाई थी, लेकिन घोषणा इसकी प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। तो नोटबंदी, तो इस बात आप नोटबंदी को समझ सकते हो। और नोटबंदी ये भी बता दें कब हुई थी? जो पहली बार नोटबंदी हुई थी 1946 में। यहाँ पे थोड़ा सब कुछ हम पूरा नोटबंदी खत्म किए दे रहे हैं। खत्म करने का मतलब कि जो क्वेश्चन थे नोटबंदी के जिससे बन सकते थे क्वेश्चन, तो पहले 3 बार टोटल विमुद्रीकरण हो चुका है। और जो 12 जनवरी 1946 को हुई थी तब 1000 और 10,000 के नोटबंदी किए गए थे 1946 में। इस चीज़ को याद रखना अच्छे से। 1946 का 1000 और 10,000 के नोट बंदी किए गए थे। और जो जिनका चलन जो 1954 में दोबारा हो गया था, जो बंद किए गए थे 1946 में, उनका चलन 1954 में फिर हो गया था, जो चीज़ हम पहले आपको क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, यदि आपसे हम पूछें कि प्रेजेंट में टोटल कितने प्रकार के नोट्स मार्केट में प्रचलित हैं, तो कितने हैं? तो आप काउंट कर सकते हो। 5 रुपये का नोट है, नोट की बात हो रही है, 5 रुपये का नोट है। 20 रुपये का, सॉरी 5 के बाद 10 का आएगा। 5 के बाद 10 रुपये का नोट है, 20 रुपये का नोट है, 50 रुपये का नोट है, 10 का हो गया, 20 का हो गया, 50 हो गया। 100 रुपये का नोट प्रचलित है, प्रचलित है। 200 का नोट प्रचलित है, 500 का नोट प्रचलित है, और 2000 का नोट प्रचलित है या नहीं है बताओ? 2000 का नोट प्रचलित नहीं है। तो टोटल प्रेजेंट में नोट कितने प्रचलित हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो आप ऑप्शन कभी भी क्वेश्चन आए तो आप कितने आंसर लगाओगे? 7 नंबर। मतलब कि टोटल मार्केट में जो हमारे नोट हैं वो कितने हैं? 7 नोट हैं। अब देखो कि विमुद्रीकरण के बाद बैंक से अधिकतम कितनी राशि प्रति सप्ताह निकाली जा सकती थी? प्रति सप्ताह कितनी राशि निकाली जा सकती थी? 24,000। इसका आंसर 24,000 हो जाएगा। अब क्या, विमुद्रीकरण के दौरान कौन सा निकाय काले धन पर नजर रखने के लिए गठित किया गया था? कौन सा निकाय काले धन पर नजर रखने के लिए गठित किया गया था? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को खूब पूछा जा सकता है। तो आप लोग क्या बताओगे कि कौन सा? एसआईटी हो सकता है। तुक्का भी लगाना हो तो कौन सा लगाओगे? एसआईटी मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, एसआईटी जिसे विशेष जांच दल बोलते हैं। सीबीआई नहीं। प्रवर्तन ईडी जिसे बोलते हैं नहीं। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो चलो एनआईए का प्रेजेंट में क्या नाम, महानिदेशक कौन है? महानिदेशक एनआईए और एनटीए दोनों का बताना मैं, इनका प्रेजेंट में महानिदेशक कौन है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई के कितने नए नोट जारी किए गए थे? विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई ने कितने नए नोट जारी किए गए थे? विमुद्रीकरण के बाद सबसे पहला जो नोट जारी किया गया था 2000 और 500 का। इसका आंसर क्या जाएगा? नहीं, 100 इसमें है, इसमें हज़ार का कोई नोट ही प्रचलित नहीं किया था। 100 और 2000 नहीं, कौन सा? 500 और 2000 का नोट। अब इस क्वेश्चन को देखो कि विमुद्रीकरण के दौरान किस प्रकार के लेन देन में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी? किस प्रकार के लेन देन में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी? किसमें? डिजिटल लेन देन में वृद्धि हुई थी सबसे ज़्यादा। अब देखो, विमुद्रीकरण के बाद कितनी राशि जमा करने पर आयकर विभाग को सूचना देनी पड़ी? जैसे कि आप बैंक में जमा करने गए तो 2.5 लाख पर, जैसे ही 2.5 लाख जमा होगा तुरंत ही बैंक को, आयकर विभाग को सूचना देनी पड़ जाती थी। तो कितना इसका आंसर हो जाएगा? तो 2.5 लाख, 2.5 लाख। अब देखो कि विमुद्रीकरण के बाद बैंक खाते में जमा राशि की जानकारी किसे देनी पड़ी? जो बैंक में राशि जमा होती थी, देखो जनरल क्वेश्चन है, हम इसे माइंड में अच्छे से ये दिखाना देख के चलेंगे तो हमें लगता है आगे चल के जब भी यदि ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हम उसे टैकल कर सकते हैं, और इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है। तो किसको देनी पड़ जाती थी? आयकर विभाग को। और एक बात कह रहे हैं कि अच्छे से पढ़ लेना, जॉब ले लेना, और इस दुनिया में पता कुछ भी परमानेंट नहीं है। यदि अच्छे से पता 30 से 35 दिन की मेहनत आपको 30 से 35 साल की ज़िंदगी संवार देगी। तो इसमें दिन रात अंधे होके पढ़ जाना। और मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि आप यूट्यूब पे जाना, किसी एक को फॉलो करना, टॉपिक वाइज फॉलो करना, और जो बेहतर लगे, हम लगे या कोई भी बेहतर लगे, उसे फॉलो करना। क्योंकि मुझे भी पता है कि मैंने कितनी मेहनत की है, तो क्वेश्चन क्यों नहीं फंसेगा, और हमसे ज़्यादा क्या नाम बेहतर कंटेंट कोई दे नहीं सकता है। इसका भी आप लोगों को नज़ारा देखने को मिल ही चुका है। अब देखो क्वेश्चन
विमुद्रीकरण का आर्थिक प्रभाव, विमुद्रीकरण उसका प्रभाव क्वेश्चन है कि नहीं, टॉपिक है तो क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो विमुद्रीकरण का आर्थिक प्रभाव किस प्रकार से आंका गया था? मुद्रा स्फीति के आधार पे नहीं, क्या नाम, मुद्रा स्फीति के आधार पे नहीं, सकल घरेलू उत्पाद के आधार पे नहीं, जीडीपी में वृद्धि से नहीं, तो क्या होगा? आर्थिक गतिविधियों में मंदी निवेश में वृद्धि से, जो आर्थिक गतिविधियां आई थी उनमें मंदी पड़ गई थी, इसी के आधार पे विमुद्रीकरण का आर्थिक प्रभाव आंका गया था। किस आधार पे? आर्थिक गतिविधियों में मंदी आ गई थी, आर्थिक गतिविधियों में मंदी आ गई थी। अब देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है, विमुद्रीकरण के बाद कितनी राशि तक के नगद जमा को आयकर विभाग ने विशेष जांच के लिए मतलब कि जांच के लिए चयनित किया था? क्वेश्चन देखो ध्यान से, विमुद्रीकरण के बाद कितनी राशि तक के नगद जमा को आयकर विभाग ने विशेष जांच यानी कि एसआईटी के लिए चयनित किया था? कितना? 5 लाख तक के रुपए को। कितने? 5 लाख तक के रुपए के लिए। अब देखो कि विमुद्रीकरण के दौरान कितनी राशि से अधिक के नगद लेन देन पर प्रतिबंध लगाया गया था? कितनी राशि से अधिक लेन देन पर प्रतिबंध लगाया गया था? 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए के अधिक। विमुद्रीकरण के दौरान कितनी राशि से अधिक के नगद लेन देन पर प्रतिबंध लगाए थे? कितने? 2 लाख रुपए से अधिक के नगद प्रतिबंध पे नगद लेन देन के पर प्रतिबंध लगाया गया था। अब देखो कि विमुद्रीकरण के बाद छोटे व्यवसायों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा था? जो छोटे व्यवसाय थे, जो विमुद्रीकरण हुई, उनके व्यवसाय में क्या वृद्धि हुई थी? नहीं, व्यवसाय में कहाँ से वृद्धि हुई जब विमुद्रीकरण ही चल हो गया। अब व्यवसाय का मतलब कि आपने परचूनी की दुकान खोली, अब जब लेन देन होगा तभी तो फायदा होगा, इसीलिए व्यवसाय में वृद्धि नहीं हुई थी। स्थिरता कहाँ आई हुई थी? कमी आई थी। स्थिरता भी होती तो सब झेल जाते विमुद्रीकरण को, लेकिन नहीं, विमुद्रीकरण में जब क्या नाम हुआ था तो कमी आई थी उनके विकास में। तो क्या हुआ था? मंदी। तो उनके छोटे व्यवसायों के पर क्या प्रभाव था? मंदी आ गई थी। मंदी मतलब उनके घाटा पड़ने लगा था, यही है इसका कमाल। अब देखो कि विमुद्रीकरण के बाद कृषि क्षेत्र पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा था। एक चीज़ हम कह रहे हैं, जो नॉर्मल क्वेश्चन है, जो रेगुलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो तो मैंने सारे क्वेश्चन उसमें करा दिए थे। किसमें? हमारी पीडीएफ पड़ी होगी या क्लास पड़ी होगी विमुद्रीकरण की, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन ए वाले बचे हैं, जो प्रभाव वाले क्वेश्चन, उनको मैंने आज ज़्यादा ले लिया, बाई चांस पूछ लिया तो आप लोग कम से कम लड़ने के लिए तैयार हो जाओगे। और बल्कि इन प्रभाव वाले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंड पे डिपेंड करते हैं, हमारी प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं। तो विमुद्रीकरण के बाद कृषि के क्षेत्र पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा था? उत्पादन में वृद्धि। उत्पादन में वृद्धि भैया कहाँ से हो जाएगी? नहीं हो सकती। निवेश में भी वृद्धि नहीं हो सकती। नगद की कमी के कारण संकट। भाई संकट आया था कि नहीं? अब खाद लेने जाना है तुम्हें, जब आपके पास नगद पैसे नहीं तो कोई खाद देगा? दुकानदार नहीं देगा। तो नगद की कमी के कारण संकट आया था किसानों पे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत रेयर, जब रेयर से रेयर जाए तब ये क्वेश्चन पूछेगा कि विमुद्रीकरण के बाद कितने समय तक एटीएम की सीमा निर्धारित की गई थी? कितने समय तक? 3 महीने तक। 3 महीने तक एटीएम की सीमा निर्धारित कर दी गई थी। इस क्वेश्चन को देखिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको 3-4 स्टार मारिएगा, क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैं इस चीज़ को लाया भी हूँ कि विमुद्रीकरण के बाद बैंक खाते में नगद जमा करने पर क्या दस्तावेज जरूरी था? जब विमुद्रीकरण हुआ था उसके बाद जो घर से पैसा ले जा रहे थे, जब वहाँ पे जमा करने के लिए जा रहे थे, तो आपको कौन सा डॉक्यूमेंट जरूरी पड़ता था? तो उसके लिए डॉक्यूमेंट पैन कार्ड जरूरी हो गया था, ना कि आधार कार्ड। सब पता, सब लोग आप लोग किस पे ऑप्शन से जाओगे? आधार कार्ड पे। आधार कार्ड नहीं, क्या नाम जरूरी होता? कौन सा? पैन कार्ड। यदि कोई गलती हुई हो हमसे कोई तो उसे क्षमा करना, बाकी हम क्वेश्चन अपने जैसे भी सिलेक्ट किए हमने अच्छे किए, कोई कमी रह गई तो माफ़ करना। बाकी आपको पता ही कि यदि आपने हमारी विमुद्रीकरण की वो 2 क्लास और प्लस ये तीसरा आपका प्रैक्टिस सेट देख लिया, मुझे नहीं लगता कि भैया यूपीपीआरबी बोर्ड चक्कर में पड़ जाएगा हम क्वेश्चन बाहर से कहाँ से लाएं। आखिर इस लड़के ने सब कुछ पढ़ा रखा है, मैंने ईमानदारी से मेहनत की है। यदि मेरी ईमानदारी को दिखता हो तो अपने लिए ज़रूर डोनेट करना। कोई मैं कह नहीं रहा हूँ, बाकी प्रैक्टिस सेट इसलिए बार बार लेट हो जा रहा है क्योंकि हमें भी क्वेश्चन पता है, हम पहले क्वेश्चन लिखते हैं हाथ से, फिर क्या नाम भेजते हैं, फिर उसके बाद टाइपिंग होती है। बाकी आप लोगों को जितना सही लगे वो आपकी मर्जी है, हमारा इसमें कुछ नहीं जाता। ये देखो क्वेश्चन कि विमुद्रीकरण के दौरान कौन सा सेक्टर सबसे अधिक प्रभावित हुआ था? सबसे अधिक प्रभावित हुआ था रियल इस्टेट वाला। सबसे ज़्यादा कौन सा सेक्टर प्रभावित हुआ था? रियल इस्टेट सेक्टर। कि विमुद्रीकरण के बाद नकली नोटों का क्या हुआ था? जो नकली नोट थे, जैसे विमुद्रीकरण हो गया, जो मार्केट में नकली नोट चल रहे थे उनका क्या हुआ था? जो नकली नोटों की संख्या थी वो घट गई थी, घट ही जाएगी। जैसे कि 500 का नोट बंद हो गया, अब जो सरकार जो क्या नाम बनाने वाले थे नकलची, तो अब वो 500 का थोड़ी नोट बनाएंगे, तो उन 500 के नोट्स को कम करते जाएंगे, इसलिए क्या नाम नकली नोटों की संख्या क्या हुई थी? घट गई थी। ना स्थिर रही थी, ना बढ़े थे, तो कोई प्रभाव भी नहीं पड़ा था। नहीं प्रभाव पड़ा था, क्या हुआ था? घट गए थे। इस क्वेश्चन को देखिएगा कि जो विमुद्रीकरण हुआ था, विमुद्री के समय किस निकाय ने, किस संस्था ने नए नोटों के डिजाइन की सिफारिश की थी? मतलब कि नया नोट किस प्रकार का होना चाहिए, किसकी कितनी लंबाई होनी चाहिए, कितनी चौड़ाई होनी चाहिए, कितने सेंटीमीटर, कितना क्या, वो सब डिजाइन किसने किया था? आरबीआई ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने वो चीज़, जो भारतीय रिजर्व बैंक उसने की थी। विमुद्रीकरण के दौरान कि बैंकों में नकद जमा करने के लिए अधिकतम सीमा क्या थी?
ये शायद हम क्वेश्चन करा भी चुके। कितनी थी? 2.5 लाख रुपए थी इसकी सीमा। अब देखो कि विमुद्रीकरण के बाद डिजिटल भुगतान के कौन से माध्यम में सबसे अधिक वृद्धि हुई थी? क्रेडिट कार्ड हुई थी, डेबिट कार्ड हुई थी, मोबाइल वॉलेट हुई थी, भीम ऐप, ये सब कितने हुए थे? सब में वृद्धि हुई थी। किस इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये विमुद्रीकरण का प्रभाव नाम के टॉपिक से क्वेश्चन आया है। विमुद्रीकरण के दौरान कितने दिनों के लिए बैंक बंद रखे गए थे? जो विमुद्रीकरण हुआ था तब कितने दिनों के लिए बैंक बंद रखा गया? 2 दिन के लिए बैंक बंद कर दिया गया था, उसके बाद बैंक खोले गए थे। उसके बाद बैंक खोले गए थे। अब देखो क्या कह रहा कि विमुद्रीकरण के दौरान किस सेक्टर में सबसे अधिक निवेश हुआ था? जैसे विमुद्रीकरण हुआ तो लोगों ने क्या किया था, उनके पास जो पैसा था उसका सबसे उन्होंने क्या किया, सोना खरीद लिया सबसे ज़्यादा। क्योंकि सोना न तो बंद होने वाली चीज़ है, न तो इसका कोई सोने डिसोनेनाइजेशन होगा या डिगोल्डेजाइजेशन, सॉरी, कि मतलब कि सोने का विमुद्रीकरण कर दिया जाएगा। मैं इंग्लिश में उसका बनाने की कोशिश कर रहा था, कोई बात नहीं। तो सबसे ज़्यादा किस सेक्टर में निवेश हुआ था? सोना। सबसे ज़्यादा लोगों ने सोना खरीदा था। अब देखो कि विमुद्रीकरण के बाद बैंकों में कितनी राशि जमा की गई थी? कितनी? 16 लाख करोड़ रुपए की राशि जमा की गई थी विमुद्रीकरण के बाद में। विमुद्रीकरण का प्रभाव किस पर सबसे कम हुआ था? सबसे कम विमुद्रीकरण का प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा था? आप लोग इसको जरूर बताइएगा, सोचिएगा इस चीज़ को। क्या क्वेश्चन है कि विमुद्रीकरण का प्रभाव किस पर सबसे कम हुआ था? सबसे कम की बात कर रही है, सबसे कम किस पे हुआ था बताओ? सोचो किस पे हुआ होगा। जो ऑलरेडी डिजिटल काम चल रहा था, डिजिटल मतलब कि फ़ोन से, मोबाइल से पेमेंट, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव इसी पे तो पड़ेगा। सबसे कम प्रभाव तो किस पे पड़ा था? डिजिटल माध्यम पे। ये देखो कि विमुद्रीकरण के दौरान एटीएम में नकद की कमी का कारण क्या था? जो नकद मतलब कि जो पैसा था, जो हमें हैंड कैश मिलता था, तो नोटों की नई डिजाइन, ये भी कमी थी। मतलब कि एटीएम में नकद की कमी का कारण क्या था? हाँ, ये भी कमी थी। कारण था नोटों को की आपूर्ति में कमी, ये भी थी। अधिक मांग थी क्योंकि नोटबंदी हुई थी, तो सब लोग सोच रहे थे कि पता नहीं रुपये रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा। तो जैसे नहीं, एक बार शायद आप लोगों ने सुना, अफवाह फैल गई थी कि नमक खत्म होने वाला है, नमक खत्म होने वाला है। तो लोगों ने रात में नमक खरीद कर भर लिया था कि नमक खत्म हो जाएगा तो महंगा बिकेगा। उसी प्रकार से इसका आंसर डी सही हो जाएगा। विमुद्रीकरण के दौरान सब डिजिटल लेन देन का कौन सा माध्यम सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ था? कौन सा? मोबाइल वॉलेट। मोबाइल वॉलेट का मतलब कोई भीम ऐप से अप्लाई, सब मतलब कि कोई इंटरनेट बैंकिंग उतना नहीं कह सकते कि, तो सबसे ज़्यादा मोबाइल वॉलेट से कर सकते हैं। कहीं भी गए तो मोबाइल से फ़ोन पे स्कैन करके, भीम ऐप, क्या क्या पता नहीं कौन कौन से ऐप चले गए थे, तो कौन सा? मोबाइल से ही सबसे ज़्यादा काम चलने लगा था। अब देखो कि विमुद्रीकरण के बाद कितने नए नोट प्रचलन में लाए गए थे? कितने नए नोट प्रचलन में लाए गए थे? आप लोग बताइएगा, सोच के बताइएगा खूब अच्छे से। कौन से? 2 नोट लाए गए थे। कौन कौन से? 500 प्लस 1000 के नोट्स। अब देखो कि विमुद्रीकरण के दौरान किसको विशेष छूट दी गई थी? कौन दो लोगों को विशेष छूट दी गई थी? सरकारी कर्मचारी को नहीं, प्राइवेट सेक्टर कर्मचारी को नहीं, गृहिणियों को नहीं। सबसे ज़्यादा छूट किसको थी? किसान और मजदूर को दी गई थी छूट। अब देखो कि विमुद्रीकरण के दौरान पुराने नोटों को बदलने के लिए किन स्थानों पर व्यवस्था की गई थी? किन स्थानों पर? बैंक में की गई थी, डाकघर में की गई, आरबीआई कार्यालय में, कहाँ? उपरोक्त सभी में व्यवस्था की गई थी। आप सोचना मत कि हो सके कि आप लोग लगा दो कि नहीं बैंकों में ही की गई थी। किस में की गई थी? उपरोक्त सभी में की गई थी। बस मैं आपसे एक उम्मीद करना जरूर चाहूँगा कि क्वेश्चन हमारे कैसे लगे, सिलेक्शन कैसा लगा, क्वेश्चन अच्छे थे या ख़राब थे, जरूर एक अच्छा रिव्यू दे के जाना। इसलिए ऐसा लग रहा है कि मतलब कहीं वॉमिटिंग होने वाली, लेकिन क्लास नहीं, रिकॉर्ड करके ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो क्या है, विमुद्रीकरण के दौरान 500 के रुपए का जो नोट था उसका रंग कैसा था? हरा बिल्कुल नहीं था, लाल बिल्कुल नहीं था, नीला बिल्कुल नहीं था। कैसा था? भूरा रंग था किसका? 500 नोट का। विमुद्रीकरण के दौरान कितना समय लगा नोटों को बदलने में? 1 महीना पूरा, 30 दिन लग गया था। अब देखो यदि विमुद्रीकरण हुआ था तो विमुद्रीकरण का जो सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र को प्रोत्साहित किया था, इनकरेज किया था? यदि विमुद्रीकरण हुआ था तो सबसे ज़्यादा किसको प्रोत्साहित किया था? डिजिटल भुगतान को सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित किया था। किसको? डिजिटल भुगतान को। क्वेश्चन क्या कर, विमुद्रीकरण के दौरान कितनी राशि तक के लेन देन के लिए कोई दस्तावेज जरूरी नहीं था? कोई भी दस्तावेज जरूरी नहीं था। कितने? 10,000 तक की राशि के लेन देन के लिए कोई भी दस्तावेज जरूरी नहीं था। विमुद्रीकरण का प्रभाव किस पर सबसे अधिक पड़ा था? गरीब वर्ग पे। जो गरीब थे उन पे देखो बेचारे लाइन पे लग गए थे। लाइन में लगे थे कि नहीं थे? आपने खुद सोचा होगा कि लाइन में बेचारे किसी का बच्चा पैदा होने मतलब कि हुआ था, एक उसमें क्या नाम, लाइन में कोई लेडी प्रेग्नेंट थी, उसको क्या नाम, वहीं उसकी क्या नाम डिलीवरी हो गई। और मोदी जी क्या कर रहे थे, अपनी 80-90 साल की माँ को लाइन में लगा दिए थे। मैं इतना तो दावे के साथ कह सकता हूँ, काश आप वहाँ पे हो सकते। यदि क्या नाम ऐसा मौका लगता तो आप अपनी माँ को लाइन में नहीं लगाते। आप अपनी माँ को, चाहे कितना भी निकम्मा बेटा हो, वो अपनी माँ को कभी 80-90 साल की उम्र में ये नहीं कहेगा जाओ कि धूप में खड़े होगे जाके, कभी नहीं कहा, खुद खड़ा होगा जाके। तो उस चीज़ को आप सबको बुरा लगाओ, लेकिन ये चीज़ सही है, बेटा बेटा होता है और माँ माँ होती है। तो गरीब वर्ग, ठीक है,
गरीब वर्ग। अब देखो कि विमुद्रीकरण के दौरान डिजिटल भुगतान के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? भीम ऐप। सबको पता उस टाइम पे भीम ऐप बहुत तेज चला था, और कुछ भी इसका आंसर नहीं किया है। भीम ऐप में डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम आपका ना खर्च हो। देखो कि विमुद्रीकरण के दौरान, विमुद्रीकरण के बाद किस योजना के अंतर्गत छोटे व्यापारियों को ऋण दिया गया था, लोन दिया गया था? विमुद्रीकरण के बाद किस योजना के अंतर्गत छोटे व्यापारियों को ऋण दिया गया था? किस योजना के तहत? मुद्रा योजना के तहत। मुद्रा योजना कब लागू हुई थी जरूर बताइए, 2014 में या 15 में? इतना तो आप कर ही सकते हो जो मैंने आप लोगों के लिए इतना किया। तो मुद्रा योजना कब लागू हुई थी बताना। छोटे व्यापारियों के लिए किस योजना का प्रारंभ किया गया था? मुद्रा योजना का। अब देखो कि विमुद्रीकरण के दौरान कौन सी संस्था ने सर्वाधिक भूमिका निभाई थी? सर्वाधिक भूमिका विमुद्रीकरण को, एक देश को बचाने के लिए, एक तरीके से देश ही बचाना हो जाता है, तो किसने की थी सबसे ज़्यादा अपनी भूमिका? आरबीआई ने अदा की थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो इसकी स्थापना 1934 एक्ट के तहत 1935 में हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। और आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? ऑसबोर्न स्मिथ थे। और क्या नाम, जो भारतीय गवर्नर पहले कौन थे वो आप लोग बताइएगा। अब ये बताइएगा कि विमुद्रीकरण के दौरान कितने दिनों में पूरा सभी पुराने नोट बदलने की सीमा तय की गई थी? कितने? 50 दिन के क्वेश्चन हो चुका था, हमें लगता है रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। अब देखो कि विमुद्रीकरण के दौरान किस वर्ग ने सबसे अधिक विरोध किया था? किसका विमुद्रीकरण का सबसे ज़्यादा? गरीब वर्ग काहे करेगा भैया, हमारे पास क्या है कि कहते हैं ना कि चलो रहने दो, यहाँ पे टाइम क्यों वेस्ट करो। गरीब वर्ग को कोई विरोध नहीं किया था, मध्यम वर्ग ने कोई नहीं, उच्च वर्ग ने क्यों करेंगे, उनका तो सब कुछ था ही। सबसे ज़्यादा व्यापारी वर्ग ने किया था। क्यों किया था? क्योंकि इनका व्यापार ठप होता जा रहा था। अब आपके पिताजी व्यापारी थे और आपको नोटबंदी हो गई, आपके पास पैसा नहीं रहा, कोई सामान लेन देन हुआ तो आपके पैसे नहीं है, तो व्यापार कहाँ से चलेगा? तो सबसे ज़्यादा कौन दुखी हुआ था? व्यापारिक वर्ग। अब ये देखो विमुद्रीकरण के बाद कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक लाभान्वित हुआ था? विमुद्रीकरण के बाद कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक लाभान्वित हुआ था? देखो डिजिटल भुगतान उस समय पैसे भी खूब लिए जाते, 10-20 रुपये आप लोग छुटाने जाते हो, अभी भी ले लेते होंगे लेकिन अब नहीं पड़ते हैं। जब भी रुपये उस टाइम पे छुटाए जाते, 10,000 रुपये, कोई 10 रुपये या 20 रुपये ले लेता था। तो क्या हुआ था सबसे ज़्यादा कौन सा क्षेत्र लाभान्वित हुआ था? कौन सा? डिजिटल भुगतान जब शुरू हुआ था तो डिजिटल वाले या जो जिसने ऐप बनाया था उस कंपनी को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ था। क्या कह रहा है कि विमुद्रीकरण के दौरान किस सेक्टर में सबसे अधिक रोजगार की हानि हुई थी? बताओ, इस पे सोचो कि विमुद्रीकरण के दौरान किस सेक्टर में सबसे अधिक रोजगार की हानि हुई थी? किसमें? खुदरा व्यापार में। खुदरा व्यापार ने फुटकर विक्रेता, सबसे ज़्यादा इसी में तो हानि होगी। एक क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके पूछा गया था, वो भी मैंने लिख लिया है कि विमुद्रीकरण के दौरान किस निकाय ने नकदी आपूर्ति की जिम्मेदारी संभाली थी? किस निकाय ने? आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। नकदी, जो क्या नाम, बैंकों में पैसा उपलब्ध कराना है, तो उस चीज़ के लिए जिम्मेदारी किसने संभाली थी? भारतीय रिजर्व बैंक ने। कि विमुद्रीकरण के दौरान कितना समय लगा नोटों की छपाई में? नोटों की जो छपाई हुई थी भाई, जब विमुद्रीकरण हुआ तो नोटों की छपाई भी होगी, तो विमुद्रीकरण के दौरान नोटों की छपाई में कितना समय लगेगा? तो 3 महीना लग गया था नोटों की छपाई में, सिर्फ और सिर्फ। उसके बाद क्या कह रहा है कि विमुद्रीकरण के बाद कितने प्रतिशत डिजिटल लेन देन में वृद्धि हुई थी? 100% वृद्धि हुई थी। पूरा पूरा भाई, जब रुपये ही बंद हो गया तो सब लोग एकदम डिजिटल मार्केट, मतलब डिजिटली आ गए थे, जिनके पास भी था। ये नहीं कि मतलब कि तुम्हारे पास नहीं था तो सोचो कि हम तो आए नहीं थे, नहीं, जिनके पास डिजिटल सेवा उपलब्ध थी वो सब आ गए थे। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा कि विमुद्रीकरण के बाद कितने लोग बैंकिंग सेवाओं से जुड़े थे? देखो जो क्वेश्चन पूछा गया मैंने वही लिखा है, कतई टेंशन मत लेना, मैंने बहुत जल्दी क्लास पूरी करने की कोशिश की। तो विमुद्रीकरण के बाद कितने लोग बैंकिंग सेवाओं से जुड़े थे? तो कितने? 50 मिलियन लोग बैंकिंग सेवाओं से जुड़ गए थे। इस क्वेश्चन को देखिए, विमुद्रीकरण के दौरान किस प्रकार की मुद्रा का प्रचलन बंद हो गया था? सिक्के का प्रचलन नहीं बंद हुआ था। किसका? नोट का बंद हुआ था। कौन कौन से? 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे, इसलिए क्या कहोगे कि नोट का प्रचलन बंद हुआ था। डिजिटल मुद्रा बिल्कुल नहीं, इसने तो जान ही बचाई थी, उपरोक्त सभी हो नहीं सकते। एक क्वेश्चन देखो कि विमुद्रीकरण के दौरान कितने लोग अपने पुराने नोट नहीं बदल सके थे? सोचने वाली बात है कि बहुत लोग रह गए थे जो पुराने नोट नहीं बदल सके थे। कौन से? 2 मिलियन लोग। ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और जो कुछ फैक्ट छूटा है वो हमारी पीडीएफ में उपलब्ध है, आप लोग वहाँ पे जाइएगा और अच्छे से देखिएगा। और हो सके तो जो लास्ट तक लिख के देख के गया हो तो उसको अपने कंटेंट में एक स्पेशल चीज़ लिख के जाए। तो बाकी हम आपको कुछ चीज़ें 10 मिनट में, क्या नाम, 5 मिनट में आप लोगों को एकदम रिव्यू करवाए दे रहे हैं। सबसे पहले विमुद्रीकरण क्या होता है? मुद्रा का चलन से बाहर होना। मुद्रा के प्रकार कितने होते हैं? मुद्रा 3 प्रकार की होती है। सिक्का होती है, सिक्का, ठीक है, सिक्का और
उसके बाद नोट, उसके बाद डिजिटल करेंसी। नोट भी होती है, सिक्का भी होती है और डिजिटल करेंसी भी होती है। और भारत सरकार में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों का विभाग, जिसे हम ESPMCLI कंपनी कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसकी स्थापना 2006 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो अब क्या बचा उसके बाद? मुझे लगता नहीं, नोट पर 17 भाषाएं होती हैं, पैनल पे 15 भाषाएं होती हैं, 1 रुपये पे वित्त सचिव के साइन होते हैं और बाकी सभी पे RBI करती है, जिन्हें हम क्या नाम गवर्नर बोलते हैं। पहली बार 1946, 1978 और 2016 में नोटबंदी हुई थी। और क्या नाम, जो सिक्के ढालने का जो टकसाल, उसे नमक बोलते हैं। नमक मतलब, ना मतलब नोएडा, और क्या नाम, माँ मतलब मुंबई, का मतलब कोलकाता, और क्या नाम उसके बाद हैदराबाद। और इसके बाद मुझे लगता नहीं कि अधिकतम सिक्का, ये जो सिक्का एक्ट था वो कब बना था? 2000, जो कॉइनिंग एक्ट बोलते हैं, जिसे सिक्का एक्ट बोलते हैं। ये हो सकता है पूछा जाए कि सिक्का सिक्का एक्ट कब बना था? 2011 में सिक्का एक्ट बना था। ठीक है। सिक्के का निर्माण 3 प्रकार से होता है, फेरिक स्टेनलेस स्टील और क्यूप्रो निकल और एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज। बाकी हमारा सब कुछ PDF में पड़ा है, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। और अब मुझे लगता है कुछ बचा है नहीं। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको हमारी क्लास कैसी लगी लास्ट में जरूर लिख के जाइएगा, हाँ भैया ऐसी क्लास डाल दो। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, इससे बाहर क्वेश्चन कोई नहीं जाएगा। मैंने बहुत अच्छा कंटेंट चूज किया है और मुझे लगता है कि मैंने अपनी पूरी मेहनत दिखाई है। और जो कुछ ख़राब लगा तो उसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी। और आपका सिलेक्शन ही मेरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है। बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगला चैप्टर होगा राजस्व। तो राजस्व से पहले आप अच्छे से क्या नाम 10-10-20 रुपये जरूर डोनेट करना, क्योंकि हमारा टाइपिंग में बहुत ज़्यादा, देखो नहीं तो आपको टाइपिंग दे दो, हमें कोई दिक्कत है बताओ? नहीं ना, तो सॉरी, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।